inert gas called typical elements, called typical elements, यानी थर्ड पीरियड एलिमेंट हो बट किसे छोड़कर, इनर्ट गैस को छोड़कर, तो उसे क्या कहा जाता है, टिपिकल एलिमेंट। और उसका रीजन है बिकॉज दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ, because they represent the properties of their respective group members. क्योंकि ये अपने ग्रुप मेंबर की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, टिपिकल एलिमेंट। अब बेटा थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो देखिएगा, लिथियम, सॉरी थर्ड पीरियड, लेकिन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर अभी लिखवा देंगे, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और Cl। एक इनर्ट गैस भी होगी यहां पर, कौन सी, आर्गन, लेकिन हम उसे कंसीडर नहीं करें। ये हमारे थर्ड पीरियड एलिमेंट। एटॉमिक नंबर की अगर बात की जाए तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक बात, एक बार जल्दी से देख लीजिए, थर्ड पीरियड एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को छोड़कर जितने भी थर्ड पीरियड एलिमेंट है उनको अपन क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट को ही टिपिकल एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो अपने ग्रुप मेंबर्स की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अपने ग्रुप के नेता होते हैं। क्लियर है मामला। अब अगर कभी पूछा जाएगा कि टिपिकल एलिमेंट्स टोटल कितने होते हैं, तो जवाब क्या होगा, कितने हैं टोटल दोस्त, 7 है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल टिपिकल एलिमेंट्स कितने होंगे, 7। अब इसके बाद बेटा यहीं से एक क्वेश्चन जनरेट होगा कि अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट से मामला स्टार्ट है तो हम सेकेंड वालों को क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम थर्ड वालों को क्यों बोल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, थ्योरी समझिए इसको, वाई सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, why second period elements are not called typical element, are not called typical element। अब बेटा इसका आंसर क्या है, और ये ऑप्शन में आएगा
क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट का साइज छोटा होता है, यानी कि स्मॉल साइज। दूसरी बात, साइज अगर छोटा है तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझिएगा। सेकेंड पीरियड एलिमेंट में कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो यहां मैं बोलूंगा ड्यू टू absence of d orbital। ठीक बात है। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट यानी अपने ग्रुप का नेता क्यों नहीं चुना गया? उसका पहला रीजन, उनका साइज बहुत छोटा है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी हाई है, और क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो 2D नाम की कोई चीज नहीं होती, यानी कि वहां पर डी ऑर्बिटल पाया नहीं जाता है। इसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं इनका जो बिहेवियर है ये एनॉमलस बिहेवियर है। हिंदी में लिखना चाहें तो लिखिएगा नियम विरुद्ध। कैसा बिहेवियर है बेटा? एनॉमलस बिहेवियर। तो ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डी ऑर्बिटल के ना होने की वजह से सेकेंड पीरियड एलिमेंट को क्या नहीं बोलते? टिपिकल एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं, यानी वो अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। अगली कहानी, इसी वजह से कहा जाता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का बिहेवियर कैसा है? एनॉमलस बिहेवियर। एक बार पूरा देख लीजिए। टिपिकल एलिमेंट की बात अगर करेंगे तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को एक्सेप्ट इनर्ट गैस यानी इनर्ट गैस छोड़कर क्या कहा जाता है? टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने ग्रुप मेंबर्स की प्रॉपर्टी को अकेले ही रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट टिपिकल एलिमेंट कहलाएंगे? तो एक बार बोल लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और Cl। तो टोटल कितने हैं? 7 है। क्या ये बात समझ में आती? इतना मामला आपको याद रखना। इसके बाद बेटा अगला आता है डायगोनल रिलेशनशिप। हटाया जाए? चलो सर, अगला हेडिंग डालो, डायगोनल रिलेशनशिप। अब यहां पर क्या बोला गया? सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड के उन एलिमेंट्स के साथ जो पीरियोडिक टेबल में उनके रिस्पेक्ट में डायगोनली प्लेस्ड है, डायगोनली मतलब तिरछे, उनके साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब उनके साइज आपस में सेम हो जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज काफी सारी सेम हो जाएंगी। इस रिलेशनशिप को क्या बोला गया? डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिखिएगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, second period elements shows similar properties
with diagonally placed third period elements called diagonal relationship. कैसे दिखता है वो अभी देख लें। अंडरलाइन कर लीजिएगा सिमिलर प्रॉपर्टीज को, यानी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती है। डायगोनली प्लेस्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड को कर लीजिए, इन्हीं पे सवाल बनेगा वहां पे। यहां पर सर सेकंड पीरियड एलिमेंट लिख रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। ठीक बात। थर्ड पीरियड एलिमेंट सारे नहीं लिखने। थर्ड पीरियड एलिमेंट लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम और कार्बन के नीचे सिलिकॉन। अगर मैं बात करूं तो लिथियम के रिस्पेक्ट में डायगोनली कौन प्लेस्ड है? मैग्नीशियम। बेरिलियम के रिस्पेक्ट में एल्यूमिनियम, बोरॉन के रिस्पेक्ट में सिलिकॉन। क्लियर है बात? तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डायगोनल रिलेशनशिप किनके बीच में होती है? लिथियम और मैग्नीशियम के बीच, दूसरा बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच, और तीसरा बोरॉन और सिलिकॉन के बीच। इतना उतार लीजिए तो फिर बात करते कि एक्चुअली में चक्कर है क्या। अब देखना, जहां कहीं भी आपको कोई रीजन ना मिले वहां रीजन क्या दे दोगे? डायगोनल रिलेशनशिप। देखो इधर, क्या ये कहा जाता है कि ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप में साइज क्या करता है? बढ़ता है। अगर मैं कल को ये कहूं कि लिथियम और मैग्नीशियम का साइज सेम है, तो तुम कहोगे लिथियम तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है और मैग्नीशियम थर्ड पीरियड है, तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा होना चाहिए। तो जैसे ही एक्सेप्शन आएगा कि लिथियम और मैग्नीशियम का साइज सेम है, तुरंत वहां उसका रीजन क्या जनरेट हो जाएगा? ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई है? अगली कहानी, अगर मैंने कहा कि लिथियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, और फिर मैंने बोला कि लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, लेकिन लिथियम को छोड़कर, गौर से सुनिएगा थ्योरी चल रही है, लिथियम को छोड़कर बाकी उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। जैसे कि सर सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो क्या ये एक ही ग्रुप के हैं लिथियम के साथ वाले? ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लिथियम क्यों कर रहा है? तो रीजन क्या आएगा? क्योंकि लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप में है? मैग्नीशियम के साथ। तो क्या रीजन में बार बार डायगोनल रिलेशनशिप आएगी या नहीं आएगी? तो एक एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए तो मामला बढ़िया से बन जाएगा। लिखिएगा, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप
size of lithium due to diagonal relationship size of lithium nearly equal to मैग्नीशियम, लगभग बराबर है। ठीक बात। भाई कोई खासियत रही होगी ना, तभी तो डायगोनली देखा गया है यहां पे। दूसरा सर, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप only lithium except EXCEPT वाला, यानी छोड़कर वाला, except all alkali metals, क्षारीय धातुएं, all alkali metals, alkali metal में लिखो Na, K, Rb, CS can react with nitrogen, ब्रैकेट क्लोज करके, can react with nitrogen and form lithium nitride, can react with nitrogen, can form lithium nitride। ठीक बात। अब एक बार पढ़ो जो लिखा है और उसका मतलब समझो। जरूरी नहीं है कि पूरा तुम्हें डेफिनेशन वाइज याद हो, मीनिंग समझ में आना चाहिए। क्या, अगर एल्कली मेटल की बात करें तो कौन कौन होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम नहीं लेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव है वो। ठीक बात। इनमें से केवल कौन रिएक्ट करता है? लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी रिएक्ट नहीं करते। तो तुमसे पूछा जाएगा लिथियम क्यों रिएक्ट करता है? बोले क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, यानी ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो वहीं पर रिएक्शन लिख लो। लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है लिथियम नाइट्राइड, क्योंकि मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। और इसी को बोला गया क्या? डायगोनल रिलेशनशिप। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा काम चलना चाहिए कि हाँ इस वजह से ठीक है। एक बार दोनों चीजें जल्दी से देख लो। टिपिकल एलिमेंट, डायगोनल रिलेशनशिप, जल्दी से। और हमको याद करके यहीं फटाफट सुनाओ। दोनों बातें तुम्हारे सामने पूरी लिखी हैं। पेपर में जब सवाल आएगा तो इनमें से कोई भी पॉइंट वहां पूछा जा सकता है। वो बात आपकी समझ में बेटा आनी चाहिए। तो डायगोनल रिलेशनशिप सेकेंड पीरियड एलिमेंट थर्ड पीरियड में उन एलिमेंट के साथ दिखाते हैं जो कि उसके साथ डायगोनली प्लेस्ड होते हैं। जैसे कि लिथियम के रिस्पेक्ट में कौन है?
मैग्नीशियम, बेरिलियम के रिस्पेक्ट में एल्यूमिनियम, बोलो सर, और उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बोरॉन के रिस्पेक्ट में सिलिकॉन। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज का सेम हो जाना। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम का साइज लगभग क्या होता है? सेम होता है, जबकि पीरियड जो है वो चेंज हो गया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। दूसरी बात, एल्कली मेटल यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में केवल लिथियम को छोड़कर बाकी कोई भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन लिथियम रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड क्यों बनाता है? क्योंकि वो जिसके साथ डायगोनली प्लेस्ड है मैग्नीशियम, वो भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। यानी इसी की देखा देखी काम करेंगे। तो एक केमिकल प्रॉपर्टी लिख दी यानी केमिकल रिएक्शन, और एक मैंने लिख दी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी एटॉमिक साइज वाली। तो दोनों बातें क्लियर हो गई हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, हर प्रकार की सेम हो सकती है। कल को अगर तुम्हें कभी भी कोई कंफ्यूजन आए, जैसे मान लो एक सिंपल सी कहानी है, मैंने तुमसे कहा इन दोनों का आयनाइजेशन पोटेंशियल सेम है, तो तुम फिर वहां कोई थ्योरी नहीं लगाने वाले हो या कोई पैटर्न नहीं ढूंढोगे, तुम साफ बोलोगे हाँ सर सेम होगा ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। यानी इनमें कोई भी चीज अगर सेम हो गई तो उसका कारण क्या होगा? डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर है मामला? आइए सर, अगला पॉइंट है मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका जो बेटा नेचर होगा वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। जैसे अगर हम बात करेंगे तो एस ब्लॉक में क्या पाया जाता है? मेटल पाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कल को कि सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड और बेरियम का ऑक्साइड, तो ये सबके सब किस नेचर के होंगे बेटा? बेसिक नेचर। ठीक बात है। जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इनको ध्यान रखना है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल में क्या पी ब्लॉक वाले एलिमेंट आएंगे? जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कार्बन है, तो CO2 का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। अगर कल को बात की जाए सल्फर की, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। अगर मैं आपके सामने लिख दूं Cl2O7, तो नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। जिसके लिए पढ़ रहे हैं अब सर, ये तो इनका नेचर डिफाइन है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। अब सर कुछ ऑक्साइड होते हैं जिनके अंदर दोनों नेचर होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं क्या? एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है? एसिडिक एंड बेसिक, एसिडिक एंड बेसिक बोथ नेचर प्रेजेंट, बोथ नेचर प्रेजेंट। इसका मतलब ये बहरूपिया टाइप है, मौका पड़ेगा तो बेस बन जाएंगे, मौका पड़ेगा तो एसिड बन जाए। ठीक बात है। पूरी केमिस्ट्री में बार बार परेशान करेंगे, इनको अलग से ही डिफाइन कर ले रहे हैं। क्लियर है मामला? कहा गया बेरिलियम, एल्यूमिनियम
जिंक, Sn यानी टिन, और Pb, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके ऑक्साइड का बेटा नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। इनके ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा? एम्फोटेरिक होगा। ऑक्साइड्स भी लिख देंगे कि क्या कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इनकी बात करें तो अब यहां मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिख रहा हूं। बेरिलियम एक ही ऑक्साइड बनाता है, BeO। एल्यूमिनियम का भी ऑक्साइड एक ही नजर आया, Al2O3। जिंक का भी बेटा एक ही टाइप का ऑक्साइड बनता है, ZnO। Sn और Pb दो प्रकार के ऑक्साइड बना सकते हैं। Sn SnO भी बना सकता है और बेटा SnO2 भी बना सकता है। Pb PbO भी बना सकता है और PbO2 भी बना सकता है। ये सबके सब किस नेचर के होंगे? एम्फोटेरिक, यानी कि मौका पड़ने पर ये एसिड की तरीके भी काम कर सकते हैं और बेस की तरीके भी काम कर सकते हैं। आपके नीट में सवाल आ चुका है, उस सवाल की बात करें। तो याद रखना है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कौन कौन आएगा? बेरिलियम का ऑक्साइड BeO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, जिंक का ऑक्साइड ZnO, Sn और Pb के दो दो ऑक्साइड SnO SnO2 और PbO PbO2। क्या ये बात समझ में आती है आपको? बोलो सर। अब तुम मुझे एक बात ये बताओ, सुनो, क्या बात क्या बताओ, सवाल से ज्यादा अच्छे सब यहां तक समझ में आता है आपको? आए हुए सवाल नीट के करा रहा हूं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट विद NaOH? इनमें से कौन NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है? पहला K2O, दूसरा CaO, तीसरा PaO, चौथा Al2O3। सवाल बढ़िया से उतार लीजिए, हर टाइप का सवाल करा देंगे। क्या क्या वो पूछ सकता है, कहां तक तुमको फंसा सकता है। कुछ लिख कर नहीं देगा वो तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें सब लिख के दे देगा, तुम जान जाओगे वहां पे? कुछ दिमाग तुम्हें भी लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब मुझे ये बताइए सर, जो आपको पता है पहले उस पर आइए। NaOH ये क्या है? मेटल है, यानी ये क्या है?
बेस है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेटल के ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, वो सब बेसिक नेचर। अगर ये बेस है तो बेस किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ। बेस कभी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आओ सर, ये भाई साहब का नेचर बेसिक है, ये भाई साहब बेसिक है, मेटल के ऑक्साइड है। ये भाई साहब बेसिक है। ये भाई साहब कोई ईमान धर्म नहीं है। ये किस नेचर के हैं? एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है मतलब मौका पड़ने पर ये बेस की तरीके भी काम कर सकते हैं और ये एसिडिक नेचर भी दिखा सकते हैं। तो अब हमें ये बताइए, यहां पर जो समय आया है उसमें इन चारों में से कौन है जो अपना रूप बदल सकता है? एम्फोटेरिक वाला। यानी कि ये किसकी तरीके काम करेगा? एसिड की तरीके। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? फोर्थ पार्ट। क्लियर है मामला? क्या लिखा है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक इन नेचर है, यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसके अंदर? आइए, पहला है SO3, दूसरा है CO2, तीसरा है ZNO और चौथा है K2O। एक बात सुनना, जो बेस हैं उनका बेसिक नेचर हमेशा ज्यादा होगा, जो एसिड हैं उनका एसिडिक नेचर हमेशा ज्यादा होगा, जो एम्फोटेरिक है उनका एसिडिक और बेसिक नेचर हमेशा उनके बीच में रहेगा, क्योंकि ना वो एक अच्छे बेस होंगे ना वो एक अच्छे एसिड होंगे, वो मीडियोकर बच्चों की तरीके होंगे सर। बोलिए सर। अब हमको ये बताइए कि यहां पर सवाल में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो ये बताइए कि क्या आप कंफर्म हैं कि ये दोनों तो गेम से बाहर हैं, क्योंकि इनका नेचर कैसा है? एसिडिक है। अब सर इनकी बात करें तो ये कैस किस नेचर के हैं? एम्फोटेरिक। और ये भाई साहब प्योर बेसिक। तो एम्फोटेरिक वाला कभी भी प्योर बेस से अच्छा बेस नहीं हो सकता, एम्फोटेरिक वाला कभी भी एक प्योर एसिड से अच्छा एसिड नहीं हो सकता, वो हमेशा इनके बीचों बीच रहेगा। यानी कि बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? जो प्योर। ठीक बात है। थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो काम चल जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये बार बार सवाल इस पे खूब आते हैं क्योंकि ये एसिडिक बेसिक नेचर पे मामला खूब फंसाया जाता है, तो याद रखना है, नोट करके नीचे लिखो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे ही लिखना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कभी भी मेटल ऑक्साइड, कभी भी मेटल ऑक्साइड NaO Na2O कॉमा K2O कॉमा CaO
एक्सेट्रा Na2O कॉमा K2O कॉमा CaO एक्सेट्रा से अच्छा बेस नहीं होगा, से अच्छा बेस नहीं होगा। क्लियर है मामला? पैराग्राफ चेंज करके लिखो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड, कॉमा लगा के, एम्फोटेरिक ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक CO2 कॉमा SO3 कॉमा Cl2O7 like SO3 कॉमा CO2 कॉमा Cl2O7 से अच्छा एसिड नहीं होगा, से अच्छा एसिड नहीं होगा। ठीक बात? इधर देखिए सर, अब ये केवल एक डिजाइन है कि बनवा दे रहे हैं, समझदार आदमी समझ जाएगा। मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड। तीन गोले बना लीजिए। एक चीज लिखा देंगे तो दूसरी अपने आप समझ जाओगे, है ना? देखो बेटा, अगर मैं ये कहूं कि लेफ्ट से राइट जाने पर कौन सा नेचर, एसिडिक नेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या ये बात समझ में आती है? तो क्यों? नॉन मेटल ऑक्साइड प्योर एसिडिक होते हैं। बोलो सर, इनसे बढ़िया कोई एसिड नहीं होगा। ये दोनों की तरीके काम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एसिड, और ये भाई साहब तो पक्का क्या है, बेस है। क्लियर है मामला? इसी का उल्टा भी बनाया जा सकता है। उधर से इधर आने पर बेसिक नेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? तो बना लीजिए, और चाहे तो इसी एरो को ऐसा रिवर्स बना लीजिए और ब्लू कलर से निशान लगा दीजिए। अगर आप उल्टा चलेंगे तो कौन सा नेचर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, बेसिक नेचर। अब अच्छा बताओ, इससे क्या बात पकड़ में आई कि एम्फोटेरिक वाला हमेशा कहां रहता है, बीच में। तो मेरे हिसाब से यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एम्फोटेरिक के पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं, मौके पे काम आ जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा एसिड या बेस कभी बन नहीं सकता। चला जाए सर, एक छोटा सा सवाल लिखते हैं, जरा बताइएगा इसी को लेकर। शॉर्ट फॉर्म में लिखिए मोस्ट बेसिक। सवाल का बड़ा सीधा फंडा होता है कि जो दिया है उनमें ढूंढना है अपने सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसके अंदर होगा। CO2
SO3 Cl2O7 ZNO। बोलो बेटा, आंसर ZNO होगा या नहीं होगा? यार ये तीनों तो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, यानी ये तो पक्का एसिडिक हो गए। बोलो यार, अब ये इनसे ज्यादा अच्छा बेस होगा। अब अगर कहीं मेटल का ऑक्साइड दिया होता तो आंसर वो लगता, जब वो नहीं है तो अब यही राजा है सर। तो इसका मतलब सीधा सा है, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जिंक ऑक्साइड। क्योंकि ये मैं सवाल इसलिए करा रहे हैं, रट्टा ना मार लेना कि केवल मेटल का ऑक्साइड ही हर बार बेसिक होगा। इस सवाल में दिए गए ऑप्शंस डिसाइड करेंगे कि उस टाइम पर उन चार चीजों में सबसे अच्छा बिहेवियर किसका है। ठीक है, अब सर हम लोगों ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ए और बी सब ग्रुपिंग पढ़ी, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? अब मैं उसको थोड़ा सा मोल्ड कर रहा हूं। मोल्ड क्या कर रहा हूं? प्रॉपर्टीज है। यहां तक क्लियर है मामला? यहां तक सबने नोट कर रखा है? आइए सर, हटाया जाए। चलो, अब कॉपी में पहले देखना कैसे लिखना है। यहां मैं लिख रहा हूं फर्स्ट ग्रुप। क्या लिख रहा हूं सर? फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को मेंडलीव बाबू के हिसाब से दो भागों में बांटा गया। एक कौन है? फर्स्ट ए। और दोस्त दूसरा कौन है? फर्स्ट बी। देखते जाइएगा। फर्स्ट ए वाले क्या दोस्त एल्कली मेटल थे, यानी कि ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट थे? एस ब्लॉक। ये या नहीं थे? और ये कौन कौन थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। फ्रांसियम हम नहीं ले रहे, रेडियो एक्टिव लेने की कोई जरूरत। इधर आते हैं बेटा। अगर बात की जाए तो फर्स्ट बी का मतलब हम यहां किनको ले रहे हैं? डी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक में हम लोग यहां ले रहे हैं कॉपर, एजी, एयू। याद करिए कौन आगे, क्या ये बात समझ में आती? अच्छा, ये जो डी ब्लॉक वाला है, क्या इसी को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल रहे थे हम? ये दोनों बना लीजिए, यानी दूसरे तरीके से बांट रहे हैं अभी। इंपॉर्टेंट बात यह है, मेटल दोनों ही है। ये भी मेटल है और ये भी मेटल। अभी पहले केमिस्ट्री के हिसाब से बात करेंगे, फिर बेसिक स्तर पर बात करेंगे जो आपने देखा और सुना समझा है आज। इनऑर्गेनिक में ज्यादा से ज्यादा डेटा है, तो आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब मुझे बताइएगा, जो ये आपके एस ब्लॉक वाले मेटल हैं जिनको एल्कली मेटल कह रहे हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन क्या लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एस में होता है? यानी हम बोल सकते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन किस प्रकार का होगा? NS1 टाइप का होगा। फर्स्ट बी वाले में अगर बात करें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। आप सबने याद किया है 4s1 3d10, यानी मैं बोल सकता हूं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन NS1 N-1d10 होता है। बना लीजिए। डी ब्लॉक वाले जो मेटल्स होते हैं, पुराने जमाने में इन्हीं के सिक्के चलते थे, तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि कॉइन वाले मेटल
यानी कॉइनेज मेटल किसको कहते हैं? तो याद रखना है कि वो किसको कहा जाएगा? कॉपर, एजी और, क्लियर है मामला? कॉपर, एजी और एयू को कल को अगर पूछा जाए, सुनो, तो कॉपर, एजी और एयू में अब तो तुम जानकारी बटोर रहे हो। जो एजी है ये बेस्ट कंडक्टर होता है। ये क्या होता है बेटा? बेस्ट कंडक्टर होता है, यानी जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। पुराने जमाने में जब अंग्रेजों ने तार डाले तो उन्होंने तार कॉपर के, बोलो यार, कॉपर ही के पड़े। पुराने तारों में क्या था? कॉपर। पहले कॉपर के तार पड़े और उससे पहले सिल्वर के पड़े। अब चोर नहीं था ना आदमी, नहीं समझे? तो तब आदमी चोर नहीं था। जैसे अभी कागज पे लिखा होता है 100 रुपया, कागज पे लिखा होता है 500 रुपया। उससे पहले मोदी जी ने बंद करा दिया, नहीं, कागज पे लिखा होता था 2000 रुपया लिखा होता था। सर क्या 2000 रुपए कागज की वैल्यू है? नहीं सर। तो वो हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि एक्चुअली में जो उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 2000 रुपए देने का वादा करता हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही है ना मामला सर। एक्चुअली में जो सिखाया और समझाया गया वो ये समझाया गया कि नोट जब छापा जाता है तो 2000 का नोट अगर है तो 2000 का सोना रख दिया जाता है, रखा जाता है सर। पुराने जमाने में राजा महाराजा क्या करते थे? उनके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, ट्रांसपेरेंसी का मामला था। अगर उन्होंने लिखा है यहां पर कि ये 1 रुपए का है सिक्का, बात समझिएगा, या 1 दिनार है, तो इसका मतलब वो सोने का बना दिए और उतना बड़ा बना दिए कि अगर उसको एज आ गोल्ड भी बेचोगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? वही रहेगी। ठीक बात है। तो इसलिए इन मेटल्स को क्या बोला गया? कॉइनेज मेटल, यानी कि ये पहले सिक्कों में काम आए। अब तो कोई तांबे, जिसके पास पुराने सिक्के होंगे तो उसमें तांबे के सिक्के चलते थे। अब सर एजी के वायर, क्योंकि सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर था, फ्यूज यूज जो घर में उड़ जाता है बार बार, वो देखते होंगे। और अब तो एल्यूमिनियम वायर यूज किया जा रहा है। एल्यूमिनियम वायर इसलिए नहीं यूज किया जा रहा है कि बहुत अच्छा है, इसलिए यूज किया जा रहा है कि एक तो सस्ता है और दूसरा चुरा ले जाओ तो चुरा ले जाओ, क्योंकि एल्यूमिनियम उतना ज्यादा महंगा है नहीं। लेकिन कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में काफी महंगा है, और सिल्वर की तो बात ही छोड़ दीजिए सर। तो पुराने जमाने में अब अगर बात की जाए तो ये बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन क्योंकि सीधा सा फंडा है कि सरकार अब अंडरग्राउंड बना रही है वायरिंग। अच्छा, इसका ये भी मतलब है अगर अंडरग्राउंड में भी डाल दिया जाएगा तार सिल्वर का, तो अपन लोग इतने, भारतवासी इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो रात में खुदाई शुरू कर देंगे कि चलो आओ निकालते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसलिए याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कॉइनेज मेटल किनको कहते हैं, ग्रुप याद रखना, फर्स्ट बी। बात समझ में आ रही? कॉइनेज मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको याद आना चाहिए, कॉपर, एजी और एयू होता है, यानी कि NS1 N-1D। क्लियर है मामला? इसके बाद सर यहां तक का मामला समझ में आ रहा है? तो एक आर्टिकल आपको ये ध्यान रखना है। एक और मजेदार बात बताते हैं, ये भी मेटल, ट्रांजिशन बोलो, लेकिन ये भी क्या है? मेटल है। फिजिकली अगर हम बात करें भौतिक रूप से, तो मेटल की परिभाषा हमारे दिमाग में क्या आती? मेटल वो होता है जो भारी हो। अरे बोलो ना यार। दूसरी बात, मेटल अगर हम तुमसे बोलें कि देखो मेटल है या नहीं है, तो सीधा सा फंडा होता है, आदमी उसको गिरा के देखता है। और अगर बड़ा बर्तन दे दिया, पूछे कि देखो ये मेटल है कि नहीं है, तो बकायदा उसको ठोक बजा के देख। बोलो सर, बोलिए सर। घरों में देखा होगा, बर्तन वर्तन जब लेने जाते हैं तो वहां बर्तनों में क्या करते हैं, वो उसको बजा बजा के देखते हैं, हाँ, कि ये शुद्ध कॉपर है या नहीं है, शुद्ध पीतल है या नहीं है। वैसे ही वो प्योर मेटल है, यानी वजन से मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेंगे।
इनकी अगर बात करें तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सोडियम या पोटेशियम की बात करें तो सोडियम बिल्कुल पनीर की तरीके होता है, यानी आराम से इसको चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसा कौन सा मेटल है जिसको चाकू से आम की तरीके काटे ले रहे हैं? इसका मतलब इनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब मेटल वो भी होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये लोग एज अ केमिकली रिएक्ट करते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज कर। केमिकली इन दोनों में अगर बात करें तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, तो जवाब है एस ब्लॉक वाले। क्यों? सोडियम पोटेशियम इनका टुकड़ा, सोडियम जो है, मजेदार बात आप ऐसे समझो, अगर गांव देहात में आपने कभी मजा लिया हो, नमक का ढेला आता है साहब, आता है ना सर, उसमें सोडियम नहीं है, वो सोडियम क्लोराइड है, सेंधा नमक वाला। आग वाग जल रही हो, तुम देखोगे कि अगर ताप रहे और उसमें वो गोला डाल दो तो गोली की तरीके बचता है सर वो, बात समझिएगा, यानी इतना हाईली रिएक्टिव है। अगर प्योर सोडियम, आप ऐसे समझिएगा, अगर लिथियम है तो लिथियम को एक ग्लास में डालोगे तो पानी गर्म हो जाएगा, सोडियम को थोड़े से बड़े बर्तन में डालोगे थोड़ा विस्फोट होगा, और उतना ही सीजियम, उतना ही सीजियम अगर उठा के एक तालाब में डाल दिया जाए या बड़ी नदी में डाल दिया जाए तो बहुत तगड़ा विस्फोट होगा उतने ही पोर्शन से। उसका रीजन, ऊपर से नीचे आने पर केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही। लेकिन कॉपर का टुकड़ा डालने पर कुछ ऐसा होने वाला, बात समझ में आ रही है? उसका रीजन और सुनिए, ज्ञान है तो फिर पूरा ही लीजिए। गंगा जी में कहा जाता है जब अपन लोग निकलते हैं तो कहा जाता है कि हाथ जोड़ो और सिक्का फेंको। ये जमाना पुराना वाला है। तब सिक्के किसके होते थे? चांदी, सोना और कॉपर, तांबा मिला लो वो सब। ये लोग धीरे धीरे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके उसकी अशुद्धियों को साफ करते हैं। अब अपने पास कौन है? स्टील। स्टील का सिक्का रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके जंग में तब्दील हो जाता है, जंग में तब्दील होने के बाद उसी पानी को जहर बनाता है। तो गंगा जी में या कहीं पर भी जाइए तो सिक्का फेंकने का व्यवस्था मत बनाइए। अगर डालना है तो घर से 10-10 ग्राम के चांदी के सिक्के लेके जाइए और उसे डालिए तो पूरा आशीर्वाद आपको मिले। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना है। अगला है सर, आपने 12वीं का पेपर दिया है, आपने एक चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने एक श्रेणी पढ़ी है, क्योंकि मैं उनको भी पकड़ूंगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं, वो बेचारे इस बात पे अपनी जान बचाते हैं कि हिंदी में पूछते तो हम बता देते, तो आप हिंदी में भी नहीं बता पाएंगे। आपने पढ़ा विद्युत रासायनिक श्रेणी, थी बड़ी सी एक, वो स्टार्ट कैसे हुई? लिथियम से मामला शुरू हुआ और लिक बासर काना मग अलमंजन कर विकट कोनी सन पब, उसके बाद आया हाइड्रोजन। भविष्य में उसकी भी बात करेंगे, अभी छोड़ देते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। उसके बाद सर जो नीचे रखा गया उसे याद करने का तरीका है चापा। चापा मतलब सी से कॉपर, एच से एच जी, ए से एजी, पी से प्लेटिनम यानी पीटी, और लास्ट वाले ए से एयू। बनाओ जरा दोस्त, यू अपने को थोड़ा सा ऊपर बनाना, मैनेज कर ले, बनाओ सर। और ये हमारी थी क्या? इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी।
ये सीरीज हमें ये बताती थी कि कौन कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और इस पूरी सीरीज में बगल में यहां पर कुछ नंबर्स लिखे रहते थे, इधर माइनस में लिखा रहता था, हाइड्रोजन पे 0 हो जाता था और उसके बाद पॉजिटिव हो जाता था। तो यहां लिखे होते थे रिडक्शन पोटेंशियल, या जिनको अगर और अच्छे से बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या यही थे सर? आपको क्या याद रखना है उसकी बात समझिएगा। किसके लिए बनाया है? लिथियम। क्या है सर? पूरी टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बना लीजिए सर। जो लिथियम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वो Li से Li प्लस में तुरंत जाना चाहता है। कॉपर, अगर आपको याद हो तो पीरियड नंबर 4 और 3D सीरीज का एलिमेंट है। कौन सी सीरीज का? 3D सीरीज का। तो अपनी पूरी सीरीज में 3D वाली में मिनिमम रिड्यूसिंग है, तो इसकी प्रॉपर्टी मिनिमम है, तो लिखिएगा मिनिमम रिड्यूसिंग। और ये पेपर में सवाल आते हैं बकायदा, इन कौन सी सीरीज? 3D सीरीज। एक एक चीज मैंने आपको इसीलिए जब टेबल बता रहा था तो बताई है। मिनिमम रिड्यूसिंग इन 3D सीरीज। ठीक बात। पूरे डी ब्लॉक में सबसे बेकार कौन है? AU। देखिएगा मिनिमम रिड्यूसिंग इन डी ब्लॉक। इसका मतलब सुनो बेटे, मेरे लाल, छापते जा रहे हो बराबर, तुम लाल पीला हरा नीला देख रहे हो। इधर देखो, रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होने का मतलब एजेंट का काम होता है दूसरे के लिए काम करना। जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। बात समझना। अगर मैं कहता हूं कि ये पूरे डी ब्लॉक में सबसे बेकार रिड्यूसिंग बिहेवियर है, यानी कि ये दूसरे को रिड्यूस नहीं करना चाहते, तो क्या करना चाहते हैं? ऑक्सीडाइज। यानी ये किसको रिड्यूस करना चाहते हैं? खुद को। इसीलिए गोल्ड आसानी से क्या होता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि रिएक्ट करने के बाद भी हल्का फुल्का गंदा होके वापस अपने गोल्ड स्टेट में वापस आ जाता। क्लियर है मामला? इसलिए ध्यान रखिएगा, बना लीजिए। चला जाए। अगला हेडिंग है सर फ्लेम टेस्ट। यहां तक सबने कर लिया? अगला हेडिंग डालिए फ्लेम टेस्ट। इसको पूरा नाम अगर दें तो बंसन भाई साहब थे। फ्लेम टेस्ट वैज्ञानिक के नाम पर है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कहा कि अगर हम ये इन्होंने अपना जलाया वलाया, ये फ्लेम बनाई। और यहां पर सर हमने एक डंडी के किनारे पर कोई मेटल जलाना शुरू किया। तो इन्होंने कहा मेटल को, अच्छा एक बात सुन लो, चालाक आदमी था, सब कुछ अपने नाम पे भर दिया था, रख दिया था। तो इसने जो बर्नर जलाया उसे बंसन बर्नर बोल दिया। साला सब अपने ही नाम पे रख लेते हैं।
और इसने कहा कि अगर हम मेटल को जला जला कर देखेंगे तो मेटल के हमको जलाने पर स्पेसिफिक कलर नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? यहां पर जब ये जलेगा तो क्या नजर आएगा? कलर नजर आएगा, और इस कलर से पहचान लेंगे कि कौन आदमी है। तो पहला सवाल तो ये आएगा कि कौन कौन फ्लेम टेस्ट देता है और कौन नहीं देता। क्लियर है मामला? तो अगर कभी पेपर में सवाल आएगा तो याद रखना है कि फ्लेम टेस्ट की अगर बात करेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। फ्रांसियम तो लेना नहीं है। याद रखना है ये सभी लोग फ्लेम टेस्ट देते हैं। ये सभी लोग फ्लेम टेस्ट देते हैं, यानी फर्स्ट ए ग्रुप पूरा दे रहा है। दूसरा सर, सेकेंड ग्रुप में आए, ये दो आदमी फ्लेम टेस्ट नहीं देते। पेपर में आएगा तो यही लोग आएंगे। क्लियर है मामला? तो याद रखना है इस ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम, यहां प्रॉपर लिखिएगा, फ्लेम टेस्ट नहीं देते। डायरेक्ट सवाल आएगा कि कौन फ्लेम टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, याद आना चाहिए बेरिलियम और मैग्नीशियम। क्लियर है बात बेटा? इनकी बात करें, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम की, तो ये तीनों अच्छे बच्चे हैं, ये लोग फ्लेम टेस्ट देते हैं। तुम पूरा लिखना, कॉमा लगाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में भी कॉमा लग जाए, ध्यान रखना। हमारी एक्टिंग ना करना कि हमने कॉमा लगाया। कुछ लोग होता है जैसे लिख रहे हो वैसे ही बिल्कुल डिजाइन डिजाइन बना के कि तुम जो लिखते जाओगे वो मैं छापता जाऊं। फोटो कॉपी नहीं करना, अपने हिसाब से भी जो बात बोली जा रही है वो थोड़ा बड़ा बड़ा के लिखा जाता है। जितना पढ़ा रहे सब पेपर में आ रहा है। आ क्या रहा है? दे दिया, बना दिया है मैंने। मजेदार पेपर होगा, नंबर नहीं ला पाओगे, देख लेना। ढूंढना पड़ेगा तुमको हमारे। तो सोभी सर ने बोला 600 के ऊपर है सब। देखो पटकता हूं तुमको। 600 छोड़ो, हटाओ, रहने। रिकॉर्डिंग हो रही नहीं, बता हो रही है तो होने दो। 680 और 690 नहीं, पहले तुमको कुछ आए तब तो मामला बनेगा। वो तो टेस्ट के लिए इसलिए इनकरेज किया जा रहा है कि शायद पैसा देख के ही पढ़ने लगो। भाई आदमी मजबूरी में क्या करता है? एक छोटी सी बात बता रहे, जैसे हम अपनी बात कर, तुम्हारे साथ भी होगा। बचपन में अपने पास सिस्टम ये था कि जैसे खाना खाना है तो खाना खाने के टाइम पर मम्मी मेरी क्या कहती, जैसे हम कहते मम्मी हमें 10 रुपए दो, तो मम्मी मेरी क्या कहती थी, 10 का नोट निकाल के दे देती थी जेब से, ये लो। अब वो नोट मैं आराम से ऊपर वाली जेब में रख के बढ़िया नहा धो तैयार हो, कंगा अंगा करके बेहतरीन खड़ा हूं। अब मैं बार बार जा रहा हूं कि मम्मी मैं जा रहा हूं जरा बाहर। मम्मी कह रुको बेटा, और बढ़िया थाली वाली लग के आई और बढ़िया आराम से बैठाला गया, और बैठाला गया तो आराम से ना पूरा खा लिया। जैसे ही पूरा खाना खाया, बात समझना, बात समझ रहे हो, WWF में जैसे पकड़ते हैं वैसे मम्मी लोग पकड़ते हैं। ऐसा हाथ से पैर से फंसा के 10 का नोट वापस नहीं, छोड़ दिया गया। पिल्लाओ, रो। अब हम रो रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, क्या कि झूठ बोलती हो, फलाना है, ढिमाका है। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टास्क कंप्लीटेड, मिशन अकम्प्लिश्ड। बोलो भैया।
अब दिमाग बच्चे वाला है। अब इस तरीके से लगभग रोज फंसाया जाता था और हम लोग फंस रहे हैं। एक और दूसरा, बचपन में जैसे ही मामा, चाचा, फूफा, बुआ घर से जाते हैं, आप पीछे पीछे चलते रहते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते हैं? आप सम्मान में नहीं पीछे घूम रहे हैं, एक्चुअली में आपने हर रिश्तेदार को कैटेगराइज कर रखा है। ये 100 देता है, ये 50 देता है, ये कुछ नहीं देता है। जो कुछ नहीं देता है, अगर देखे कि रिक्शा आ रहा है तो पीछे छिप गए, हम नहीं है, कौन उठाएगा? और जो 100 देता है उसके लिए लपक के खड़े हैं कि बिल्कुल कुली बना दो हमको, बस पहुंचा दो किसी तरीके। और जैसे ही वो 100 का नोट मिलता है, आप देखते होंगे, आप नीचे तक आते हैं और जैसे ही गए वो नोट लेके आप ऊपर तक नहीं आ पाते, कुछ अनजान शक्तियां वो नोट छीन लेते हैं। छीन लेती है कि नहीं छीन लेती है? और वो ये शक्तियां ये कहती हैं कि ये बेटा सुबित्ते रख दे रहे हैं, ये तुम्हारा ही पैसा है, सबका ये पैसा जमा हुआ है सर, हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन वो पैसा कहां है ये किसी को मालूम नहीं है। और हां, जो बच्चे थोड़े ज्यादा ढीठ होते हैं उनको 100 के बदले 5 का नोट मिल जाता है, ये रख दो, अभी इतना नहीं खर्चा करना है, या रोज थोड़ा थोड़ा लेते रहना, ये गोली देके दे दिया जाता है। बोलो सर। तो ये प्रोसेस है फंसाने का। वही प्रोसेस आपको फिर से दिखाया जा रहा है कि यार कम से कम पैसे के बहाने पढ़ लो। अब ये बताओ, फ्लेम टेस्ट वो लोग देंगे, पहले जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के सारे मेटल देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अगर सेकेंड ए ग्रुप में बोलेंगे तो कौन नहीं देता है? बेरिलियम और मैग्नीशियम। कल को पूछा जाए एस ब्लॉक में कौन नहीं देता है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम। नीचे लिखिएगा, इन एस ब्लॉक, इन एस ब्लॉक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी छोड़कर, एक्सेप्ट बेरिलियम कॉमा मैग्नीशियम, ऑल गिव्स फ्लेम कलर टेस्ट, ऑल गिव्स फ्लेम कलर टेस्ट। आओ भैया, रट्टा मारने का समय आया है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और यहां लिखिएगा फ्लेम कलर टेस्ट। तो देते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बात की जाए तो कलर की अगर बात करें तो लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम वॉयलेट कलर है, रेड वॉयलेट, और सीजियम ब्लू। ब्लू मतलब समुद्र जैसा, लिख सकते हैं समुद्र लाइक। अच्छा, ये सब कलर होते हैं, केवल हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, इनके बीच में बहुत सारे कलर। अगर कभी देखना हो तो जेड स्क्वायर जाते हो, या जेड स्क्वायर जाओगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन मिलेगा, वहां नेल पॉलिश जहां मिलती है, हमने भी वहीं देखा है जाके, ये सब पढ़ा था, देखा वहां कि ये सब होता है। क्रिस्पी ग्रीन, बात समझना, हर तरीके के लाखों कलर हैं सर, फर्जी बना दिए गए, उन्हीं में आगे पीछे शेड ऊपर नीचे करके उनको बेवकूफ बनाया गया। तो रटना है आप, क्योंकि हम कितना भी समझा ले कि क्रिम्सन रेड क्या होता है, आपके दिमाग में रेड ही आएगा। तो ये याद कर लीजिए, और ये कलर आपको याद होने चाहिए। इधर आइए सर, बेरिलियम और मैग्नीशियम का तो पत्ता साफ है। कैल्शियम,
स्ट्रांशियम और बेरियम। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में तो कट कर ली, ठीक है ना। यहां लिखना शुरू करिएगा। कैल्शियम से ब्रिक रेड, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, सेम कलर है, और एप्पल ग्रीन। कैसा कलर है? एप्पल ग्रीन कलर। तो क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन, ब्रिक रेड और लिथियम, और आपको लग रहा होगा इस स्ट्रांशियम के कलर लगभग क्या होते हैं? सेम होते हैं। एक बार जितना पढ़ाया है टिपिकल एलिमेंट से फटाफट देख जाइए, जल्दी। अच्छा एक बार और बता दें, अब प्रैक्टिकल में बर्नर टेस्ट भी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये बंसन टेस्ट जो है इसको डायग्राम वाइज भी पढ़ाएंगे। इसमें कौन कौन से अपरेटस यूज होते हैं ये आपको देखना आना चाहिए। साला पता चला सब पढ़ के जाओगे वो डिजाइन में पूछ लेगा इसको क्या बोलते हैं। जैसे अभी एक बार आ चुका है कि ब्यूरेट का 4 फोटो बना दी, बताओ बताओ ब्यूरेट कौन है। बात समझे या नहीं समझे? तो निपट जाओगे तुम, क्योंकि तुम लैब में तो गए नहीं हो। गए हो? अच्छा। टेस्ट ट्यूब देखे हो तो लाए होगे खरीद के। फनल क्या होता है? एक मिनट रुको। फनल वही कुप्पी है। अरे बोलो ना यार, साले देसी भाषा में बोलने में क्या तुम मरे जा रहे हो? तुम्हारे दिमाग में तो वही है यार। तुम कितने अंग्रेज बन जाओ। कोनिकल शेप होता है, फलाना होता है, ढिमाका होता है। अबे है तो कुप्पी ना। क्यों? ब्यूरेट जो है वो ब्यूरेट क्या होता है? टेस्ट ट्यूब का लंबा वर्जन। अरे बोलो चाचा। और उसी में क्या तुम केमनोफोर भर के रखते थे? जब तुमने फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोहर सॉल्ट का क्या किया था एक्सपेरिमेंट, तौलने औलने भी गए होगे वेइंग मशीन में। तौला तुमने कभी नहीं होगा है? तौले हो? तराजू बैलेंस नहीं होता है सर। हाँ देखा होगा, दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। अब सर उसमें आप क्या करते हैं, एक एक बूंद करके डालते जाते हैं, और एक टाइम आता है जिसमें टाइट्रेशन के समय वो कहते हैं उसमें हल्का गुलाबी कलर यानी लाइट पिंक कलर आना चाहिए। और आप जब उसे लेकर जाते तो बार बार वो कह देता है कि ये सही नहीं हुआ। उसके पीछे का रीजन क्या है कि टाइट्रेशन का मतलब होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जिसमें तुरंत हल्का सा कलर आए, और अगर हम उसे नॉर्मल आंखों से देखें तो वो नजर नहीं आना चाहिए। तो नजर नहीं आना चाहिए। और हम लोग क्योंकि कॉपी किताब में लिखे रहते हैं तो अपन दिमाग में तो जब तक गुलाबी आएगा नहीं तब तक जाना नहीं है। और तुम देखते होगे कि उधर वो मसाला खा के बैठा है लेकिन उसको इतना बात मालूम है, वो जैसे ही देखता है कि कलर हो गया तो नहीं, नहीं फिर से करो। उसका रीजन है सर, आपको जब वहां टेस्ट के लिए जाना है तो जब भी कोई छोटा भाई बहन हो तो उसको ये बताना जब कलर ना आए, वही व्हाइट कलर रहे, हल्का सा चेंज होता है बीच में, और उसका भी तरीका है। जब टेस्ट करो तो सीधा फंडा है कि वो डाल लो, डेटा वेटा अपने पास रखो, वेट से तो निकाल ही लोगे फॉर्मूले से। वो पूरा पाउडर जो है वो आप अपने नॉर्मल थोड़ा डाल लीजिए और ब्यूरेट को बिल्कुल प्रेशर मशीन की तरीके चला दीजिए। जैसे ही गुलाबी कलर आ जाए उसके बाद जो फेरस अमोनियम सॉल्ट रखा हुआ है उसे उठाकर उसमें डालते जाओ तो वो कलर हल्का पड़ता जाए। और जब वो हल्का हल्का ऐसा आ जाए कि लगभग गायब हो गया तो फिल्टर पेपर लगा के बस पहुंच जाओ। फिल्टर पेपर लगा के तुम दिखाओगे तो वो समझ जाएगा कि इसका मतलब तुमको जानकारी पूरी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उससे पता चल जाता है कि हाँ वो सही है। बाकी आपने देखा होगा आप कितना भी रटे हो, बट ये टेस्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत टाइम वाला टेस्ट।
आराम आराम से करना हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो खैर तुम तो कभी गए ही नहीं, तो तुम्हें समझ। एक बार जितना पढ़ा है उसको देखो, अगर कोई चीज में डाउट हो पूछ सकते हो। जितना पढ़ाया है उसमें से कुछ भी टेस्ट में दे देंगे। दे देंगे क्या, दे दिया है। इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? बता रहे हैं कैसे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 3s1 अगर आ गया तो 3p भी रहा होगा, खाली है। 3p अगर है तो 3d भी होगा। डी ऑर्बिटल भरना फोर्थ पीरियड से स्टार्ट। डी वाला तो 3d में तो आ ही जाता है, बोलो। लेकिन सेकंड पीरियड में 1s2, 2s2, 2p, यहीं फंस जाओगे। तो 2d नाम की कोई चीज होती ही नहीं, तो डी ऑर्बिटल नहीं। और बताओ, और कोई? बस। तो मेरे हिसाब से यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको। चलिए सर, जितना पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। टेस्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर का पोर्शन आ रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ऑर्बिटल, वो सारी चीजें। कल हम आपको बस एक चीज पढ़ाएंगे, नोड, रेडियल नोड, सरफेस नोड। 15-20 मिनट का टॉपिक है, उससे आपका वो वाला पोर्शन क्लियर।